आज के हमारे श्रोतों का सफ़र हमें साहित्य और इतिहास की एक ऐसी दहलीज पर ले खड़ा करता है जहां भावनाएं और कर्तव्य एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि बल्कि एकदम एक हो जाते हैं। बिल्कुल। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत ही अमर और ऐतिहासिक रचना उसने कहा था कि पन्नों को पलट रहे हैं। मतलब इस गहन चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ एक कहानी पढ़ना नहीं है। हाँ, सही कहा आपने। ये सिर्फ कहानी नहीं है। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे एक इंसान के भीतर कर्तव्य की भावना, निस्वार्थ प्रेम और सबसे बड़ी बात, संकट के समय में प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी तीक्ष्ण बुद्धि, ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक साधारण सा व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल। और इस पूरी कथा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची होने के बावजूद ये केवल बंदूकों और खाइयों का वृत्तांत नहीं है। हाँ, वो तो इसका सिर्फ एक हिस्सा है। जी, इसके भीतर मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी परतें छिपी हैं। मतलब ये स्मृति का और उस अटल वचनबद्धता का अध्ययन है जो जीवन के सबसे भयानक क्षणों में भी व्यक्ति को अपने मार्ग से डिगने नहीं देती। इंसान का दिमाग और उसका अवचेतन मन मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेते हैं, ये इस पूरे वृत्तांत का मूल आधार है। एकदम सही। और इस सफर की शुरुआत बहुत ही जीवंत और रंगीन माहौल से होती है। हमारे स्रोत हमें सीधा 100 साल पुराने अमृतसर की तंग और घुमावदार गलियों में ले जाते हैं। वो दृश्य बहुत ही सजीव है ना? वहां का दृश्य इतना सजीव है कि मानो हम खुद उन गलियों में खड़े हों। बम्बू काट वालों की, यानी वो जो तांगा चलाने वाले होते हैं, जी। उनकी भाषा में जो मिठास और तंज का एक मिश्रण है वो अद्भुत है। बड़े शहरों में जहां तांगे वाले घोड़ों को चाबुक मारते हैं और पैदल चलने वालों से रूखा व्यवहार करते हैं, वहीं अमृतसर के इन बम्बू काट वालों की तहजीब एकदम अलग है। हाँ, वो चिल्लाते हैं, बचो खालसा जी। हाँ, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी। ये सब भीड़ में रास्ता मांगते हुए उनके शब्द हवा में गूंजते हैं। और पता है, उन तांगे वालों की शब्दावली में उस दौर के पंजाब की संस्कृति झलकती है। मतलब अगर कोई बुजुर्ग महिला उनके रास्ते से नहीं हटती है तो वे सीधे झलाहट नहीं दिखाते। वो उन्हें गालियां नहीं देते। बिल्कुल नहीं। वे कहते हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए। क्या बात है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। ये एक तरह का व्यंग जरूर है, लेकिन इसके मूल में एक गहरा सामाजिक सम्मान छिपा है। एक आदर है। जी। ये वातावरण एक ऐसी दुनिया की स्थापना करता है जहां शब्दों का बहुत मोल है। और इसी शोर शराबे और गहमा गहमी के बीच एक बहुत ही मासूम सी घटना घटती है जो आगे चलकर इस पूरी चर्चा का केंद्र बन जाती है। एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की चौक की एक दुकान पर आकर मिलते हैं। की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। अब बाल सुलभ जिज्ञासा के साथ लड़का मुस्कुराकर पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? यानी क्या तेरी सगाई हो गई? हाँ, सगाई। और लड़की शर्माकर धत कहती है और भाग जाती है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये धत कहना और भाग जाना बचपन की उस अवस्था को दर्शाता है जहां एक सहज आकर्षण जन्म ले रहा है, भले ही उन्हें खुद इसकी कोई स्पष्ट समझ ना हो। बिल्कुल, ये एक छोटे से लगाव की बहुत ही अव्यक्त शुरुआत है जो अनजाने में ही उन दोनों के मन में अपनी जगह बना रही है। और ये मुलाकात कोई एक दिन की बात नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ वे दोनों बार बार टकरा जाते हैं। लड़के का वही एक सवाल होता है, तेरी कुड़माई हो गई? और जवाब भी वही मिलता है, धत। हाँ, लेकिन एक दिन माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लड़का हमेशा की तरह उसे चिढ़ाने के अंदाज में वही सवाल पूछता है, लेकिन इस बार लड़की का जवाब उम्मीद के बिल्कुल विपरीत होता है। वो कहती है, हाँ, कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये एक वाक्य उस लड़के की दुनिया को जैसे वहीं रोक देता है। उस 12 साल के बच्चे के लिए ये जवाब किसी झटके से कम नहीं था। अवचेतन मन में उसने जो एक छोटी सी दुनिया बुन ली थी वो अचानक टूट जाती है। एकदम से सब बिखर जाता है। जी। इसके बाद उस लड़की की जो प्रतिक्रिया होती है वो एक बच्चे के भीतर पैदा हुई हताशा और क्रोध का बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस अचानक मिले दुख को कैसे व्यक्त किया जाए। और उसका गुस्सा निकालने का तरीका बहुत ही मार्मिक और अपने आप में एक पूरा दृश्य है। वो घर की तरफ लौटते हुए रास्ते में अपना आपा खो बैठता है।
मतलब वो एक लड़के को नाली में धकेल देता है, एक खोमचे वाले की दिन भर की कमाई बिखेर देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है। हाँ, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सामने से नहा कर आ रही एक वैष्णवी महिला से टकरा जाता है और उससे अंधे की उपाधि भी पाता है। तब जाकर वो किसी तरह अपने घर पहुंचता है। ये महज एक बच्चे का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये बचपन का एक ऐसा आघात है जो इंसान के मन में बहुत गहराई तक बैठ जाता है। देखने में ये एक क्षणिक घटना लगती है, लेकिन मानव मस्तिष्क में ऐसी अधूरी भावनाएं एक बीज की तरह काम करती हैं। बहुत सही कहा आपने। उस लड़के को उस वक्त इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि ये मासूम सा दर्द, ये अधूरापन 25 साल बाद उसके जीवन की पूरी दिशा ही बदल देगा। बचपन की ये स्मृतियां भविष्य के सबसे बड़े फैसलों को आकार देने की ताकत रखती हैं। बिल्कुल। और अब समय का पहिया तेजी से घूमता है और कहानी हमें 25 साल आगे ले जाती है। अब अमृतसर की वो रंगीन और मीठी बोलियों वाली गलियां नहीं है। परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। प्रथम विश्व युद्ध का दौर है। जी, हम फ्रांस और बेल्जियम की खाइयों के बीच खड़े हैं। इन खाइयों के हालात की कल्पना मात्र सिहरन पैदा कर देती है। हर तरफ कीचड़ है, जमा देने वाली ठंड है और तोपों के धमाकों से आसमान गूंज रहा है। युद्ध के इस मैदान का चित्रण हमें बताता है कि फौजी किन भयानक अमानवीय परिस्थितियों में जी रहे थे। जमीन पर सिर्फ कीचड़ है जिसमें सैनिक पिंडलियों तक धंसे हुए हैं, और ऊपर से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। हाँ, जब तोप के गोले गिरते हैं तो खंदकें हिल जाती हैं और दिन में कई बार भूकंप जैसा महसूस होता है। ऐसी जगह पर इंसान के जीवित रहने की भावना और उसकी मानसिक दृढ़ता की असली परीक्षा होती है। और इन्हीं खाइयों के बीच हमें पता चलता है कि वो 12 साल का लड़का अब लहना सिंह बन चुका है। वो 77वीं राइफल्स में जमादार है। उसके इर्द गिर्द कुछ और अहम किरदार हैं। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बीमार बेटा बोधा सिंह और पलटन में हंसी मजाक करने वाला वजीरा सिंह। टीम डायनामिक्स के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प समूह है ना? इस बर्फीले नरक में लहना सिंह के चरित्र का एक बहुत ही निस्वार्थ पहलू सामने आता है। बोधा सिंह ठंड और बुखार से बुरी तरह कांप रहा है। ऐसे में लहना सिंह अपने हिस्से के दोनों कंबल बोधा को उड़ा देता है। अपना गर्म ओवरकोट भी उसे दे देता है। हाँ, और खुद केवल एक सूती कुर्ते में कड़कड़ाती ठंड में खंदक के मुहाने पर पहरा देता है। किसी दूसरे के लिए अपने प्राणों को इस तरह खतरे में डालना सामान्य बात नहीं है। जब बोधा सिंह उससे पूछता है कि तुम क्या पहनोगे, तो लहना सिंह पूरी सहजता से झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मेरे पास एक और गरम जर्सी है। जी, वो कहता है जो आज सुबह ही आई है और विलायत से बुन बुन कर आ रही है। ठंड से कांपते हुए भी वो जताता है कि उसे सिगड़ी के पास गर्मी लग रही है। ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। बिल्कुल। ये केवल एक सैनिक का अपने साथी के प्रति प्रेम नहीं है, ये एक बहुत गहरे और मौन वचन का पालन है जिसका खुलासा आगे चलकर होता है। और सैनिकों के बीच की ये आपसी तालमेल और सहभागिता हैरान करने वाली है। मौत के साए में वे एक दूसरे में अपना परिवार ढूंढ लेते हैं। इसी बीच वजीरा सिंह का किरदार उस भयानक माहौल में एक अलग ही रंग भरता है। वो बाल्टी में खंदक का गंदा पानी भरकर बाहर फेंकता है और जोर जोर से कहता है, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। वजीरा सिंह का ये हास्य कोई साधारण मजाक नहीं है। भयानक युद्ध क्षेत्र में ये मानसिक संतुलन बनाए रखने की एक मनोवैज्ञानिक ढाल है, एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल। हास्य और लोकगीत गाना लगातार मंडरा रही मौत के खौफ को कम करने और सैनिकों का मनोबल बनाए रखने का काम करता है। ये जीवित रहने की एक बहुत ही प्रभावी रणनीति है। और जल्द ही ये मनोबल एक बहुत ही ठोस खतरे के सामने परखा जाता है। रात का अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। तभी एक अफसर खंदक में आता है। वर्दी से वो लेफ्टिनेंट साहब यानी उनका लेफ्टिनेंट लग रहा है। और वो आते ही एक आदेश देता है। जी, वो सूबेदार हजारा सिंह को आदेश देता है कि करीब 1 मील दूर दूसरी खाई पर जर्मन सैनिकों का जमावड़ा है और उन्हें तुरंत 10 सैनिकों के साथ वहां जाकर हमला करना है। फौजी अनुशासन के तहत सूबेदार हजारा सिंह अपने लोगों के साथ तुरंत निकल जाता है। लहना सिंह और 8-10 लोग पीछे उसी खंदक में रुक जाते हैं। किसी भी सामान्य स्थिति में एक सैनिक अपने अधिकारी के आदेश का आंख मूंद कर पालन करता है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। आदेश देने के बाद वो अफसर खंदक में रुकता है और यहीं से मानसिक सतर्कता और विश्लेषणात्मक सोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। एकदम सही। वो अफसर अंधेरे में लहना की सिगड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है
वो अपनी जेब से सिगरेट निकालता है, उसे सुलगाता है और फिर लहना सिंह की तरफ बढ़ाकर उसे भी पीने का इशारा करता है। ये एक बहुत बड़ी गलती थी उसकी। बहुत बड़ी। बस इसी एक पल में लहना सिंह का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ पड़ता है। सिख धर्म में तंबाकू का सेवन सख्त वर्जित है। एक अफसर जो इतने सालों से उनकी पलटन का हिस्सा है, वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है? यहीं से लहना का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना शुरू करता है। जी। लहना सिंह सिगरेट लेने के बहाने सिगड़ी के उजाले में उस अफसर का चेहरा गौर से देखता है। उसके बाल छोटे कटे हुए हैं, जबकि असली लप्टन साहब के बाल तो पट्टियों वाले थे। और उसकी भाषा, हाँ, सबसे बड़ी बात, वो बहुत ही साफ और किताबी उर्दी बोल रहा था। आमतौर पर वर्दी और पद देखकर इंसान का दिमाग शंका करना बंद कर देता है, लेकिन लहना सिंह पैनिक नहीं करता। वो अपनी शंका को तुरंत जाहिर करके खतरा मोल नहीं लेता, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले की एक बहुत ही चतुर मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेता है। वो ये साबित करता है कि कठिन परिस्थितियों में तथ्यों की जांच करना कितना जरूरी है। लहना सिंह का उस बहरूपे को अपनी बातों में फंसाने का तरीका लाजवाब है। वो पुरानी और पूरी तरह से मनगढ़ंत बातों का जाल बुनता है। यह सब बहुत ही रोचक है। बहुत। वो बड़े सहज भाव से पूछता है, साहब, क्या आपको याद है जब हम पिछले साल जगाधरी जिले में नील गाय का शिकार करने गए थे? लहना जानबूझकर विवरण जोड़ता है कि उस नील गाय के 2 फुट 4 इंच के सींग थे, जो कि पूरी तरह से झूठ था। एकदम झूठ। फिर वो एक और झूठी कहानी गढ़ता है कि आपका मुस्लिम खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रुक गया था, और अंत में वो पूछता है कि उस दिन आप एक गधे पर सवार थे, है ना? वो जर्मन जासूस जो लप्टन साहब की वर्दी में था, उसे उस पलटन के अतीत की कोई जानकारी नहीं थी। पकड़े जाने के डर से वो लहना सिंह की हर बेतुकी बात में हामी भरता जाता है। वो मानता है कि सींग 2 फुट 4 इंच के ही थे और सिगरेट पीने का नाटक भी जारी रखता है। ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला पल है। गधे की सवारी और मुस्लिम खानसामा के मंदिर में जल चढ़ाने जैसी बातों पर हामी भरते ही लहना सिंह का संदेह पक्के यकीन में बदल जाता है। उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी पूरी पलटन को मौत के घाट उतारने आया एक जर्मन जासूस है। बिल्कुल। संकट के समय में शांत रहकर दुश्मन को उसी के जाल में फंसाना उच्च स्तर की मानसिक सतर्कता का प्रमाण है। इसके बाद बिना समय गवाए कार्रवाई करना आवश्यक था, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह की टुकड़ी मौत के मुंह में जा चुकी थी। लहना सिंह तुरंत खंदक के अंदर जाता है और वजीरा सिंह को जगाता है। वह उसे पूरी स्थिति समझाता है कि कैसे वे सब एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए हैं। वो वजीरा को आदेश देता है कि वो बिना कोई आवाज किए तुरंत सूबेदार की पलटन के पीछे भागे और उन्हें किसी भी तरह वापस लेकर आए। वजीरा हिचकिचाता है क्योंकि अफसर का हुक्म वहां रुकने का था। लेकिन लहना सिंह दृढ़ता से कहता है, ये मेरा हुक्म है, जमादार लहना सिंह का। वजीरा के जाने के बाद लहना जब वापस खंदक के मुहाने पर आता है तो स्थिति और भी भयानक हो चुकी होती है। वो देखता है कि वो नकली अफसर खंदक की दीवारों में डायनामाइट के गोले लगा रहा है और उन्हें एक तार से जोड़कर पूरी खाई को उड़ाने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। लहना सिंह अपनी बंदूक उठाता है और पूरी ताकत से उस बहरूपिये की कोहनी पर वार करता है। माचिस नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो उसकी गर्दन पर प्रहार करता है और वो जासूस हक मीन गॉट कहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। लहना उसकी जेबों की तलाशी लेने लगता है। जी, लेकिन वो जासूस बहुत शातिर था। वो अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकालता है और लहना पर गोली चला देता है। गोली लहना की जांग में जा धंसती है। लहना तुरंत संभलता है, अपनी राइफल से फायर करता है और उस नकली अफसर को वहीं ढेर कर देता है। धमाके की आवाज सुनकर बाकी सैनिक जाग जाते हैं। लहना उन्हें शांत करते हुए कहता है कि एक पागल कुत्ता आया था जिसे उसने मार दिया। फिर वो बिना किसी को बताए अपना साफा फाड़कर अपनी जांग के घाव को कस के बांध लेता है। लहना अपना दर्द किसी को जाहिर नहीं होने देता, जो उसकी सहन शक्ति को दर्शाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तबाही का आना अभी बाकी था। उस नकली ऑफिसर के मारे जाने के कुछ ही देर बाद 70 जर्मन सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी खंदक पर धावा बोल देती है। सोचिए, खंदक के अंदर लहना समेत सिर्फ 8 सैनिक हैं और बाहर 70 जर्मन। एक भयंकर और जानलेवा गोलीबारी शुरू हो जाती है। लहना सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी डटकर मुकाबला करते हैं। जर्मन सैनिक किसी भी तरह खंदक में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। लेकिन ठीक उसी ऐन मौके पर पीछे से एक गूंज
आसमान को चीर देती है। वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। वजीरा सिंह के बुलाने पर सूबेदार हजारा सिंह की पलटन वापस लौट आती है और पीछे से जर्मनों पर टूट पड़ती है। ये युद्ध का वो चरम बिंदु है जहां दोनों तरफ से घिर जाने के कारण दुश्मन पस्त हो जाते हैं। जीत लहना सिंह और उसकी पलटन की होती है, लेकिन युद्ध कभी बिना कीमत वसूले खत्म नहीं होता। बहुत सच कहा आपने। इस भयंकर गोलीबारी के बीच लहना सिंह की पसली में एक और गोली लग जाती है। ये एक बहुत ही गहरा और घातक घाव था, लेकिन लहना सिंह की हिम्मत देखिए। वो उस घाव पर खंदक की गीली मिट्टी थोप लेता है और उसे अपने कमरबंद से कसकर बांध लेता है। वो किसी को भनक तक नहीं लगने देता कि उसकी जान जा रही है। जी, जब फील्ड अस्पताल से घायलों को ले जाने के लिए गाड़ियां आती हैं, तो वो सूबेदार हजारा सिंह और उनके बीमार बेटे बोधा सिंह को जबरदस्ती गाड़ी में चढ़ा देता है। खुद वो ये कहकर रुक जाता है कि उसका घाव मामूली है और वो अगली गाड़ी से आ जाएगा। और यहीं पर कहानी अपने सबसे भावुक और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से एक ऐसी बात कहता है जो सारे समीकरण बदलकर रख देती है। लहना कहता है, सूबेदारनी जी को चिट्ठी लिखो तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी सूबेदारनी ने लहना से क्या कहा था। लेकिन लहना उसे गाड़ी में भेज देता है। अब लहना जमीन पर लेटा है, वजीरा सिंह की गोद में उसका सिर है। लहना बार बार पानी मांग रहा है और इसी अंतिम बिंदु पर लहना के दिमाग में स्मृतियों का एक फ्लैशबैक चलता है। ये वो पल है जहां इस अध्ययन के सारे बिखरे हुए धागे एक साथ जुड़ जाते हैं। ये रहस्य खुलता है कि सूबेदारनी असल में कौन है। वो कोई और नहीं बल्कि अमृतसर की गलियों में मिलने वाली वही 8 साल की लड़की है। ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है। फ्लैशबैक हमें उस दिन में ले जाता है जब लहना सिंह युद्ध पर जाने के लिए निकला था। रास्ते में वो सूबेदार हजारा सिंह के घर रुका था। वहां सूबेदारिनी ने उसे अकेले में अंदर बुलाया था। लहना उसे पहचान नहीं पाया था। जी, तब सूबेदारिनी ने उसे याद दिलाया था, तेरी कुड़माई हो गई, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। ये सुनते ही लहना को 25 साल पुरानी वो पूरी घटना याद आ जाती है। सूबेदारिनी फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि मेरे पति और मेरा इकलौता बेटा बोधा दोनों इस भयानक युद्ध में जा रहे हैं। इसके बाद सूबेदारनी लहना को एक बार पुरानी घटना याद दिलाती है। वो घटना जहां बचपन में लहना ने अपनी जान पर खेलकर उसे एक बेलगाम घोड़े की लातों से बचाया था। इसी बात का वास्ता देकर सूबेदारनी लहना के सामने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की रक्षा की भीख मांगती है। वो कहती है, मेरे इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। लहना ने अपने वचन को किस कीमत पर निभाया, ये देखकर किसी का भी मन भारी हो जाए। वजीरा सिंह की गोद में लेटे हुए लहना सिंह की सांसें उखड़ रही हैं। उसे मतिभ्रम होने लगता है। वो वजीरा को अपना भाई कीरत सिंह समझ बैठता है और बचपन में अपने हाथों से लगाए गए आम के पेड़ की छाया को याद करता है। और अंत में कहानी एक अखबार की छोटी सी खबर के साथ खत्म होती है। फ्रांस और बेल्जियम, 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। ये वृत्तांत एक बहुत ही शांत लेकिन दिल दहला देने वाले बिंदु पर समाप्त होता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ज्ञान, वचन और मूल्य तभी सार्थक हैं जब उन्हें जीवन में उतारा जाए। लहना सिंह ने अपने दर्द को, अपनी जान की परवाह को किनारे रख दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक मौन, अव्यक्त प्रेम को अपने जीवन के सबसे ऊंचे कर्तव्य में बदल दिया था। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में लिए गए छोटे छोटे निर्णय और किसी को दिया गया एक छोटा सा वचन हमारा पूरा चरित्र गढ़ देते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से दुश्मन को पहचानना और अपनी जान देकर भी अपनों को बचाना, ये वो गुण हैं जो लहना सिंह जैसे अमर किरदारों को जन्म देते हैं। और ये भी गौर करने वाली बात है कि कैसे बचपन की एक छोटी सी स्मृति एक इंसान की पूरी नियति तय कर देती है। सूबेदारनी का वो आग्रह लहना के लिए कोई बोझ नहीं था, बल्कि वो उसके वजूद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। बिल्कुल, उस वचन ने उसे युद्ध की विभीषिका में भी एक मकसद दिया। स्रोतों के इस पूरे अध्ययन के बाद अंत में एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हमारे पास तकनीक है, हम हर पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रिश्ते बहुत तेजी से बनते बिगड़ते हैं, वहां लहना सिंह जैसे मौन समर्पण की जगह कहाँ है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक डिजिटल मैसेज का तुरंत रिप्लाई ना आने पर दूरियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में 25 साल पुरानी एक अधूरी भावना और एक अनकहे वचन के लिए अपनी जान न्योछावर कर देना, क्या ये आज के समाज को समझ में आएगा? या फिर इस तेज रफ्तार दुनिया ने बिना किसी स्वार्थ के चुपचाप अपना सर्वस्व लुटा देने की उस मानवीय क्षमता को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या सच्चे प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना ही है, या फिर प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई बिना किसी शर्त के किसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा